अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इस टॉपिक से पहले हमें डिफरेंस जो है वो जान लेना चाहिए कि इलास्टिक कोलिजन कौन सा होता है और इन इलास्टिक कोलिजन कौन सा होता है। ठीक है, तो पहले हमारे पास आता है इलास्टिक कोलिजन। ऐसा कोलिजन जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है सिस्टम की वो कंजर्व रहती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम जो है वो महफूज रहती है, वो ज़ाया नहीं होती किसी दूसरी एनर्जी में। यानी कि सिस्टम के कोलिजन से पहले भी काइनेटिक एनर्जी जो थी, कोलिजन के बाद भी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही है। तो हमारे पास वो सिस्टम जो है क्या होता है, इलास्टिक। वो जो कोलिजन होता है हमारे पास सिस्टम का वो होता है इलास्टिक कोलिजन। ठीक है ना। इसमें हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो रहती है जी कंजर्व रहती है। क्या रहती है? कंजर्व। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहती है। ठीक है। और इसके अलावा इसमें मोमेंटम भी जो है सिस्टम का वो मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम जो है वो भी सिस्टम का क्या रहता है? कंजर्व रहता है। ठीक है जी, यानी कि महफूज रहता है। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो है वो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के इक्वल होता है। ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरे नंबर पे है वो है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन कौन सा होता है? जिसमें हमारे पास मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। कैसे जी? इसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। ठीक है जी। और जो मोमेंटम है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी होती कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी बॉडी की जो मोशन की वजह से एनर्जी होती है, उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना। आप देखें, अगर आप एक शीशे की कोई आपके पास चीज़ है, ठीक है ना, उसको सब्सटेंस है, उसको आप ऊपर से फेंक दें तो जब वो यहाँ पे हाइट पे होगी उस वक्त उसकी एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। लेकिन जब हम उसको छोड़ देंगे तो वो मोशन में आ जाएगी। उस मोशन की वजह से उसकी एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है ना। और जब वो जाके ज़मीन से टकराएगी, ठीक है ना, सरफेस ऑफ अर्थ के साथ टकराएगी, उसके बाद वो पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब वो टूट जाएगी। इसका मतलब है जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई है। किस में कन्वर्ट हो गई है? जब वो टूटी थी तो हमें उसकी आवाज़ आई थी, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है। और इसके अलावा उस शीशे के जो हमारे पास सब्सटेंस थी उसको तोड़ने में कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक एनर्जी। समझ आ गई? ठीक है। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कंजर्व नहीं रह रही, महफूज नहीं रह रही। लेकिन यही आप एक बॉल ले लें, ठीक है ना, आप वो जो गोल्फ जो खेलते हैं उसकी बॉल एक ले लें, उसको आप ऊपर से नीचे फेंकें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब वो टकराएगी ज़मीन के साथ तो वो वापस तकरीबन उतनी ही हाइट पे वापस आएगी, थोड़ी सी हाइट का फ़र्क आएगा उसका। ठीक है ना, जो कि हम कहते हैं जी नेग्लिजिबल, उसका वो डिफरेंस जो है वो नेग्लिजिबल है उसकी हाइट का। तो वो दोबारा जो है उतनी ही हाइट पे वापस आएगी। तो उस वक्त जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो मतलब कंजर्व रही है, वो महफूज रही है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है हमारे पास जो इलास्टिक कोलिजन है उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या रहती है? कंजर्व रहती है। ठीक है ना, महफूज रहती है। और मोमेंटम भी क्या रहता है? कंजर्व रहता है। लेकिन जो इन इलास्टिक कोलिजन है उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती, जबकि मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। ठीक है जी, समझ आ गई। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है आज का, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब हम जो सपोज करेंगे कोलिजन, वो इलास्टिक कोलिजन को करेंगे। क्या करेंगे जी? इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन कौन सा होता है? जिसमें काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है। मोमेंटम भी क्या रहता है? कंजर्व रहता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा। और वन डायमेंशन का मतलब है कि हम इसको, हमारे जो सिस्टम है वो एक डायमेंशन में, मतलब एक एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं। ठीक है ना। हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे 2 डायमेंशन होता है एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है जी। 3 डायमेंशन होता है एक्स, वाई और जेड एक्सिस। तो जो हमारा सिस्टम है उसकी मोशन को हम एक एक्सिस के अलॉन्ग कंसिडर करेंगे और वो होगा हमारे पास एक्स एक्सिस। यानी कि जो हमारे पास सिस्टम है उसका जब कोलिजन होगा, उसके जो बॉडीज़ है उस सिस्टम की, वो कोलिजन होगा, उसको हम कंसिडर करेंगे कि वो एक्स डायरेक्शन में ही कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है ना। इसके लिए हम ले लेते हैं जी एक बॉडी ले लेते हैं जिसका मास हमारे पास क्या है जी? m1 है। ठीक है। और इसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या है? v1। ठीक है, समझ आ गई। और अच्छा, इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड फॉर्म आप ले लें, समझ आ गई। हमने डायरेक्शन बता दी ना, इस तरफ है। ठीक है, समझ आ गई। और इसी तरह हमारे पास एक बॉडी है जी
वो उसका मास कितना है जी m2 और इसकी वेलोसिटी कितनी है v2। और देख लें आप v1 का एरो मैंने बड़ा लगाया है, इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये इसको अप्रोच करेगा और जाके इसके साथ कोलाइड करेगा। समझ आ गई? ठीक है, आगे समझ। तो इस पॉइंट पे जो इसका मोमेंटम है, इसका जो मोमेंटम है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इसका मोमेंटम क्या आ जाएगा? m1 v1 और इसका मोमेंटम क्या आ जाएगा? m2 v2। ठीक है, थोड़ी देर बाद जब ये इसको अप्रोच कर जाता है तो ये आपस में क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं जी। ये इन्होंने क्या कर लिया? कोलाइड कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास m1 है और ये क्या है? जब ये कोलाइड करेंगे उसके बाद इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी। जो पिछली वाली बॉडी है वो अपना कुछ मोमेंटम मुंतकिल करेगी अगली बॉडी को, जिसके रिएक्शन में जो अगली बॉडी है वो भी अपना कुछ मोमेंटम जो है वो पीछे वाली बॉडी को m1 को मुंतकिल करेगी। उस वक्त इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी। इनकी वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। और हम कंसिडर करते हैं कि देखिए हमारे पास जो x एक्सिस होता है वो इस तरह होता है, ये x एक्सिस होता है और ये वाला होता है y एक्सिस। ठीक है ना? और इसी का जो नेगेटिव डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव x होती है और इसी y की जो नेगेटिव डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव y। तो जो पॉजिटिव x एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी है वो क्या है? पॉजिटिव। समझ आ गई? और अगर वेलोसिटी पीछे की तरफ होगी तो वो हमारे पास नेगेटिव वेलोसिटी होगी। ठीक है ना? अच्छा छोड़ें इसको। जब हम ये जब टकराते हैं इसके साथ तो हमारे पास जो वेलोसिटी आती है m1 की वो चेंज हो जाती है और वो चेंज होकर होती है v1 प्राइम या v1 डैश। और v2 की वेलोसिटी भी टकराने के बाद चेंज हो जाती है और वो हो जाती है हमारे पास v2 प्राइम। आगे समझ। अब इनका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा? वो होगा m1 v1 प्राइम और इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? m2 v2 प्राइम। ठीक है। अब अगर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम याद हो जो हमने पीछे टॉपिक में पढ़ा था, ठीक है ना, जो लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टडी किया था। तो हमने कहा था टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ हम लिख लेते हैं जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है जी। तो वो क्या था हमारे पास? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन वो इक्वल होता है किसके जी? टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ऐसा ही था कुछ। ठीक है। अब बिफोर कोलिजन अगर आप देखें इसका टोटल मोमेंटम कितना होगा? इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, इन दोनों मोमेंटम को प्लस कर लें। ठीक है जी। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना आ जाएगा? m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू अच्छा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम को क्या कर लें? प्लस कर लें। ठीक है जी। हमारे पास आ जाएगा m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। आगे समझ के नहीं आ गई? ठीक है जी। अच्छा अब आप ऐसा करें कि जो हमारे पास m1 वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लें, जो m1 वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लें। तो आपके पास क्या आ जाएगा? m1 v1 ये प्लस इधर आके माइनस m1 v1 प्राइम। ठीक है जी। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। ठीक है जी। इन दोनों में से m1 कॉमन आता है, कॉमन ले लें तो हमारे पास m1 जब कॉमन आएगा तो अंदर बच जाएगा v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 और v2 प्राइम माइनस v2। ठीक हो गया। अच्छा हमारे टॉपिक का अगर आप नाम देखें तो ये हमारे पास क्या है जी? इलास्टिक कोलिजन। क्या है जी? इलास्टिक कोलिजन अभी हमने पढ़ा था। उसमें मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। समझ आ गई? तो मोमेंटम को तो हमने कंजर्व कर लिया ना। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब क्योंकि हमारे पास जो कोलिजन है वो इलास्टिक है तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें।
ठीक है नहीं, और यहाँ लिखने एज कोलिजन इज इलास्टिक। कोलिजन हमारे पास क्या है जी, इलास्टिक, तो काइनेटिक एनर्जी जो है विल बी कंजर्व। ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कंजर्व। तो इसका मतलब है टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है ना। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अगर आपको याद हो, उसको हम यहाँ पे अगर रफ में थोड़ा सा रिकॉल कर लें, तो वो हमारे पास क्या था, वो होता था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, है ना। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, इस m1 मास की जिसकी वेलोसिटी v1 है। आप अगर देखें, अच्छा टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन जो है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या होगी, प्लस। समझ आ गई। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर हम लिखना चाहें तो वो कितना होगा, पहले हम ये लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल आएगी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक हो गया। इसकी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अगर हम इसमें अप्लाई करें, इसको इस फार्मूले को इस कंडीशन पे अप्लाई करें, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा m1 v1 स्क्वायर, है ना। इसका मास कितना है, m1, तो 1/2 m1 v1 स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी कितनी है, v1। ठीक है जी। तो हमारे पास आएगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर। ये किसकी काइनेटिक एनर्जी है, मास m1 की। ठीक है ना। और हमने कहा है काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, मतलब कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी, दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो इसमें प्लस कर देंगे, जो मास m2 है उसकी काइनेटिक एनर्जी को, वो हमारे पास क्या है 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ऐसे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह हमारे पास आफ्टर कोलिजन जब हम नोट करते हैं काइनेटिक एनर्जी को, तो वो इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है जी। हमारे पास आ जाएगा 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आप जो काम यहाँ पे किया था ना, वही काम यहाँ पे करें, m1 वाले एक साइड पे ले गए। ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 v1 प्राइम स्क्वायर। ये वाला फैक्टर आप यहाँ पे लेके आए, माइनस हो गया, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 m2 v2 प्राइम स्क्वायर, और ये वाला प्लस वाला फैक्टर वहाँ जाके क्या आ जाएगा 1/2 m2 v2 स्क्वायर। अब आप कॉमन ले लें, कॉमन क्या आता है आपके पास, या आप इस पूरे में से जो है 1/2 m1 कॉमन ले लें, 1/2 m1 कॉमन ले लें, 1/2 m1 हमने ले लिया कॉमन। यहाँ पे आ जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 m2 कॉमन, यहाँ आ जाएगा v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ठीक है। ये 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो वो 1/2 इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा m1 v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, और ये हमारे पास आएगी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। यहाँ तक समझ आ गई आपको। ठीक है जी। अब देखिए, इसमें आपने मैथमेटिक्स का फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो होता है a प्लस बी, बल्कि इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ये तो आपने पढ़ा है ना, छोटे लेवल का फार्मूला है ये, इस पर अप्लाई कर लें आप ये वाला, इस कंडीशन के ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास m1 v1 प्लस v1 प्राइम और v1 माइनस v1 प्राइम। ठीक है, आगे समझ। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा,
यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू, इधर अगर आप देख लें तो m2 v2 प्राइम प्लस v2 और v2 प्राइम माइनस v2। ठीक हो गया, समझ आ गई। अच्छा, इस इक्वेशन को आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का, किसका जी? और इसके बाद आप इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 पे डिवाइड कर लें। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 पे डिवाइड कर लें तो लिख दें आप डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय 1। तो ये हमारे पास 3 है जी, m1 v1 प्लस v1 प्राइम v1 माइनस v1 प्राइम, ठीक है जी। और इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम प्लस v2 और v2 प्राइम माइनस v2। अब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको इस इक्वेशन नंबर की लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर लें, ठीक है। तो डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा m1 v1 माइनस v1 प्राइम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाला फैक्टर m2 v2 प्राइम माइनस v2, ठीक है। आप अब ये m1 को इस m1 से कैंसिल कर दें, ठीक है। और ये वाला जो फैक्टर है v1 माइनस v1 प्राइम, ये v1 माइनस v1 प्राइम से कैंसिल। यहाँ पे m2 जो है वो m2 से कैंसिल, और जो फैक्टर है v2 प्राइम माइनस v2, v2 प्राइम माइनस v2 से कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2, ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास मेन इक्वेशन है, ठीक है, समझ आ गई। तो अब हम इससे आगे भी थोड़ा सॉल्व करते हैं। हम v1 प्राइम और v2 प्राइम की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है ना। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आपने क्या करना है, ये इक्वेशन जहन में रखनी है अपने, ठीक है। और उसके बाद ये वाली जो इक्वेशन है इसको जहन में रखना है, आगे समझ। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 इक्वेशंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करेंगे, ठीक है जी।